हम्म। कल के बाद में ये DPP6 लेना है ना। DPP6। हाँ। हाँ। PNC। हाँ भाई, अगले टाइटल पे बात करते हैं जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जब हम लोग इस पे बात कर रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट, तो हम लोग जो भी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं जिसमें ऑब्जेक्ट जो हैं वो तो अलाइक है। ठीक है ना। ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो तो अलाइक हैं, लेकिन जिनमें जा रहा है वो डिफरेंट पर्सन्स हैं, वो अलग अलग लोग हैं। तो ये बेसिकली अलाइक टू डिफरेंट है। और मैंने ये बता रखा है कि ऐसा हो तो हमेशा हम लोग बेगर्स मेथड्स का यूज करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना भाई, है ना। जब एक जैसी चीजें हो, जैसे सेम कॉइन्स को आपको डिफरेंट बेगर्स में बांटना हो, भाई अपन पहचान तो सकते हैं ना, ये वो वाला भिखारी था, ये वो वाला भिखारी, लेकिन सिक्के थोड़ी ना एग्जिस्ट। आपको ये तो पता चल रहा होगा कि आपके जितने भी सिक्के होते हैं वो सारे सेम होते हैं। तो अलाइक ऑब्जेक्ट्स को अगर हमको डिफरेंट बैगर्स में बांटना है तो बैगर्स मेथड यूज होगा। अच्छा, ये जो बैगर्स मेथड है, जब हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं तो हमको कैसे आखिरकार स्ट्राइक करेगा। हम्म इससे पहले कि अपन इस पे एंटर करें, सबसे पहली चीज जो अपने को सबसे पहले पता होनी चाहिए ना, वो ये पता होनी चाहिए कि इसका बेस बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका बेस एक क्वेश्चन है कि मान लो एक पिता के पास में छह, मतलब एक बड़ा खेत था, वो इसे 3 बच्चों में बांटना चाहता था। ठीक है भाई, इसे वो कितने बच्चों में बांटना चाहता था? 3 बच्चों में बांटना चाहता था। तो उसे कितनी दीवारें खड़ी करनी चाहिए? क्वेश्चन है कि अगर कोई फादर अपने खेत को 3 बच्चों में बांटना चाहता है तो कितनी दीवारें खड़ी करनी चाहिए उसे? सोच के देखिए, उसे कितनी दीवारें खड़ी करनी चाहिए कि 3 हिस्सों में बट जाए। दिव्या, प्रांजल, अदिति, हरेंद्र, भावेश, शुभम, यो, एकेडी, रजत, आदिति, ओजस्वी। ठीक है, ये संजना, देव, ऋषभ, प्रीत, तनिष्क, ठीक है, आदित्य, रमन, आदर्श, सभी लोग कह रहे हैं सर 2 दीवारें खड़ी करनी चाहिए। 2 दीवारें खड़ी कर दो बस, तो 3 में बढ़ जाएगा। ठीक है ना। 2 दीवारें खड़ी करने पे 3 में बढ़ता है। अब आप भूलना मत इस बात को। ठीक है ना। इसका मतलब ये कि अगर हमको एन लोगों में कॉइन्स बांटने हो, ठीक है ना, याद रखना ये बात, अगर हमको एन लोगों में मतलब कॉइन्स बांटने हो, देन हमें N-1 वॉल्स खड़ी करनी चाहिए। ठीक है, यहां पे N- वॉल्स क्या है?
n-1 वॉल्स हमारे लिए नकली सिक्के होंगे। नकली सिक्के, ध्यान रखना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं। ये n-1 वॉल क्या होंगे? नकली सिक्के। अब आप पूछोगे सर नकली सिक्के क्या चीज होती है सर? तो आप में से कई लोगों ने जब कभी किसी मिठाई की दुकान पर जाते हैं ना, या पानीपत अस्से वाले के पास जाते हैं, जो बड़ी दुकानें होती है, तो आपने देखा होगा अंदर जाकर के आप पहले रुपया पे कर देते हैं, वो आपको एक नकली प्लास्टिक का कॉइन देता है। देखा आपने? नकली प्लास्टिक का कॉइन देता है जिसमें 20 रुपया या कुछ लिखा होता है, उनकी कुछ मोहर वोहर होती है। ठीक है, आपने ध्यान से देखा हो तो, है ना? तो वो जो सिक्के हैं ना, वो नकली सिक्के हैं। जिन पे से 20 लिखा होगा तो समझ जाएगा वो बंदा की 20 रुपीज लिखा है, जिसे आप टोकन भी कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप जो नकली सिक्के हैं वो टोकन है हमारे लिए। तो याद रखना। हाँ, मेट्रो में मिलता, बिल्कुल सही बात है, मेट्रो में बिल्कुल यही मिलता है। अनुभव बिल्कुल सही बात बोला, मेट्रो में एग्जैक्टली टोकन मिलता है। ठीक है ना? तो ये चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए भाई, कि हम जब भी एन लोगों में एन सिक्कों को नहीं कह रहा मेरे क्या बोला, एन लोगों में सिक्के बांट रहे हो, ठीक है, तो हम n-1 नकली कॉइन्स एंटर कराएंगे। n-1 नकली कॉइन्स एंटर कराएंगे। इससे हमको डिस्टिंग्विश करने में आसानी होगी, ये इसको देना है, इसको देना है, इसको देना है, इसको देना है। सही बात है ना? अब आप में से मेरा ज्यादा ख्याल है कोई भी समझ जाएगा। ठीक है, अब मैं अनुराध उसके लिए चिंता ना करें, हम आने वाले टाइम में 11th का एक क्रैश कोर्स की बात सोच रहे थे। ठीक है, और जल्दी ही उसके ऊपर बात करेंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, अच्छा फिलहाल अभी इस पे बात करते हैं। एन लोगों में अगर कॉइन्स बांटने हो तो n-1 नकली सिक्के हम लोग दिमाग में रखेंगे। ठीक है, पहले इसको समझ के चलना। अब जैसे मान लीजिए इसका बेस तो आपको पकड़ में आ गया। अब मैं इसकी पहली लाइन लिखता हूं। ठीक है, पहली लाइन है नंबर ऑफ वेज, ठीक है ना, टू डिस्ट्रीब्यूट, नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट n कॉइन्स, ठीक है, अमॉन्ग आर बेगर्स, अमॉन्ग p बेगर्स कर लेते हैं, अमॉन्ग p बेगर्स। ठीक है, व्हेन, ये स्पेशल लाइन है, नन, वन और मोर कॉइन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, अच्छा ऐसे पहले से एक तैयारी करके रख लेता हूं। नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट, नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट एन कॉइन्स। ठीक है, ये सारे एन आइडेंटिकल कॉइन्स से ध्यान रखना। ठीक है, अमॉन्ग p बेगर्स, ठीक है ना, इफ ईच beggar gets at least, ठीक है ना, 1 कॉइन। जो सिखा रहा हूं वो ध्यान से सुनना। क्या करने का है, क्या करने का है? ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा काम करना है आपको। n सिक्कों को p भिखारियों में बांटना है। कितने में बांटना है? p में। तो इसका मतलब p लोगों में बांटना है। तो आप p लोगों में जब बांटना है तो आपके पास एक ही चॉइस है, p-1 नकली सिक्के डालोगे। सही है, जितने लोगों में बटेगा उससे एक कम, माने p-1। अब आप नकली कॉइन एंटर कराओगे, नकली कॉइन्स। ठीक है, अब आपके पास में क्या हुआ, आपने जैसे मान लो 10 है, आपको 3 भिखारियों में बांटना है, मान लो 4 भिखारियों में बांटना है, तो 10 सिक्के आपके पास में 5-5 रुपए के पड़े हैं। ठीक है ना, 5-5 रुपीज के 10 सिक्के पड़े। उनमें आपने क्या किया, आपको 4 में बांटना है तो आपने 3 में एंटर करा दिया। 3 भाई 4 में बांटना तो 3 दीवारें, तो 3 आप नकली सिक्के एंटर करा दो। अब वो कहीं भी एंटर कराओ, आप, आपकी चॉइस है। आप लाए, है ना, आपने 3 नकली सिक्के एंटर कराए, और 3 नकली सिक्कों के अंदर खास बात क्या है कि मान लीजिए कोई 2 प्लास्टिक के सिक्के जो अपन टोकन टाइप के होते हैं वो चिपके रह गए, चिपके रह गए, चिपके रह गए। तो अब आप इस बात की उसमें नहीं लगोगे, नहीं सर यार दूर करेंगे सर अपन तो ना, चिपक गए। तो हमने क्या किया, 3 सिक्के बस उसमें एंटर कराने हैं। एंटर कराते ही क्या होगा, 4 हिस्से हो जाएंगे उस पूरी कहानी के।
पांच, जो आपके हाथ में 10 सिक्के हैं ना, उनमें जैसे आप 3 सिक्के एंटर कराओगे तो ऑटोमेटिकली कितने से हो जाएंगे, 4 हिस्से। पहले टोकन का, पहले ब्लू टोकन के ऊपर का आप पहले भिखारी को दे दोगे। समझ में आया? अब जो दूसरे और तीसरे के बीच में जितने भी कॉइन्स फंसे हुए हैं वो उठाए और आपने दूसरे भिखारी को दे दिए। अब तीसरे, दूसरे और तीसरे के बीच जितने सिक्के फंसे हैं, भले वो 0 ही हो, आपका काम है एक्टिंग करके देना। भले चिपक गया तो तेरा 0 हो सकता है, किसी को कुछ मिले भी ना, 2 सिक्के चिपके रह गए यार, अब क्या करें हम, वहां थोड़ी ना सारा गेम पलटेंगे कि लाओ लाओ सारे वापस दो फिर करेंगे, ऐसा थोड़ी ना होगा। हो गया ठीक है, ठीक है, तेरे को नहीं मिला। अब चौथा जो बच गया, लास्ट सेगमेंट जो बच गया ना, वो लास्ट सेगमेंट जो बच गया तो उसके लिए उसको बांटना नहीं हुआ। बांटना तो तब तक था जब तक आप बुद्धि लगा रहे थे। और बुद्धि कब तक लगा रहे थे, यार इसके ऊपर वाले इसको देना है, इन दोनों के बीच वाला इसको देना है, इन दोनों के बीच वाला इसको देना है। चौथा तो आप ले जाओ भाई, चौथा थोड़े ना बटा, बटे भी कितने, 3 ही। चौथा तो गया, रिलीज है वो, तो आप छोड़ जाओगे तो वो चौथा तो अपने आप उठा लेगा, ये तो मेरा है। चौथे में आपने थोड़ी ना बुद्धि लगाई। मेरा तो मतलब आप में से कई लोग, आप बात समझ रहे हो, ये बात आप समझोगे तो क्लिक कर जाएगा कि आपने करना क्या है। कि आपका काम यह है कि पहला वाला हिस्सा पहले को दिया, पहले और दूसरे नकली सिक्के के बीच वाला दूसरे को दिया, दूसरे और तीसरे के बीच वाला तीसरे को दिया, और चौथा जो बच गया वो बट गया। चौथा पे दिमाग नहीं लगा, आपने बांटा 3 में ही। तो ये एक और ध्यान रखना, बेसिक बेसिक ये है कि ये दीवार के इस साइड वाला पहले पुत्र को, ये वाला दूसरे पुत्र को। तो तीसरे के लिए किसी को दुनिया में कोई, आप दुनिया में हर आदमी बता देगा अभी तो ये तीसरे का ही है। भाई आप दिमाग क्या लगा रहे थे, कोई जरूरी नहीं है कि जो पिता है वो ऐसे ही बांटे। हो सकता है बस वो बुद्धि इस पे लगाएगा कि यार ये वाला इसको देना है और ये वाला इसको देना है, तो बीच वाला ऑटोमेटिकली बीच वाले के पास आ गया। भाई बीच वाले के लिए कोई बुद्धि थोड़ी लगाई कि किसको, वो तो समझ के लिया कि ठीक है ये तो उसी के पास जाएगा और क्या। तो याद रखना, हम बांटते हैं ना जब, जैसे तीन लोगों में खेत बांटा तो बेसिकली बटा सिर्फ 2 में ही, तीसरे के पास तो फ्री में गया, जो बच गया वो तीसरे का था। ये और समझ के चलना, इसका मतलब ये कि जब भी 3 में बटता है तो बेसिकली सिर्फ दिमाग का प्रयोग 2 के लिए ही होता है, इसको कौन सा देना और इसको कौन सा देना है। तीसरा तो जो बच गया वो रिमेनिंग तो जाना ही है उसके पास में, आप क्या बुद्धि लगाओगे, वो तो कोई भी बता देगा अड़ोस पड़ोस में खड़ा हुआ कि यार ये तो इसका ही है और क्या। भाई आप जब तक 3 में बट रहा था ना, तब तक सामने खड़ा आदमी नहीं बता सकता था कि पहला वाला किसके पास जाएगा। मान लो ये 3 बंदे हैं, सही है, अगर ये 3 बंदे हैं तो कोई नया आदमी नहीं बता सकता कि ये वाला हिस्सा किसके पास जाएगा। ये वाला इसके पास गया, फिर कोई नहीं बता सकता इन दोनों में से कौन सा किसके पास जाएगा, ये वाला इसके पास गया। अब कोई भी बता सकता है कि ये किसके पास जाना है, वो ऑटोमेटिक है। तो इसका मतलब यह कि दिमाग का प्रयोग सिर्फ 2 के लिए हुआ था, 3 में। एक और कंसेप्ट समझना, जब आप 3 में बांट रहे हो तो आखिरी ऑटोमेटिक है, आखिरी फ्री है। फिर ये भी समझ के चलना, ये बहुत छोटी बात है परंतु काम की बात है। ये वो छोटी बातें है ना जो बेगर्स मेथड पूरा समझने वाला भी नहीं जानता कि आखिरकार हुआ क्या था। तो लास्ट वाले के अंदर, हां, आप पहली बात तो ये भी समझ के चलना कि दीवारें भी 2 होती हैं, 3 के लिए 2 दीवारें खड़ी करनी होती है, और 3 में बंटवारा भी 2 का ही होता है, तीसरे का तो बचा हुआ जो है वो है उसका। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? जिनको मेरी बात यहां तक समझ में आ गई वो चैप्टर पे ही बात करेंगे, इधर उधर की बात ही नहीं करेंगे। फर्जी लोग तो इधर उधर की बात करेंगे। भाई मेरा तो ख्याल है ये बात आपके पकड़ में आ गई होगी, है ना। अच्छा, अब वापस सारी चीजों को जोड़ते हैं। तो हमारे सामने P भिखारी खड़े हैं, हमको N सिक्के बांटने उनमें, तो हम दौड़ के जाएंगे P-1 नकली सिक्के लेके आएंगे, सही है। अच्छा, अब टोटल हमारे पास कॉइन कितने हो गए, सोचो टोटल कॉइन कितने हो गए, बताओ। चलो टोटल कितने कॉइन हो गए? हाँ, थर्ड वाला ऑब्वियस जाएगा। तब तक ये बताओ इसमें टोटल कॉइन कितने हो गए। अगर आप बताओगे टोटल कॉइन कितने हो गए तो सोचेंगे अपन। हाँ भाई, हाँ बिल्कुल सही बात। टोटल कॉइन हमारे पास हो गए N+P-1। तो इसका मतलब हमें N+P-1 सिक्कों को P भिखारियों में बांटना है। अच्छा, बांटना कितने में है बताओ, डिस्ट्रीब्यूशन कितने में करना है, डिस्ट्रीब्यूशन कितने में करना है बताओ, इसको पढ़ के बताओ इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कितने में करना है।
डिस्ट्रीब्यूशन कितने में करना है, मेरा अगला प्रश्न आया है। डिस्ट्रीब्यूशन कितने में करना है? नहीं, पी में नहीं करना, 2 में नहीं करना, एग्जैक्टली कितने में करना है? P-1 लोगों में। याद है ना, लास्ट वाला तो फ्री है। मेरी बात आपको समझ में आई? बांटना P भिखारियों में है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन P-1 में होगा। वो लास्ट वाला तो फ्री है। मैं बार बार ये तो समझा रहा हूं आपको। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो P-1 में होगा। डिस्ट्रीब्यूशन P-1 में होगा, इसको दिमाग में रखो आप। हाँ, तो आप ले जा भले नकली सिक्के, तो क्या ले जाएगा? नकली सिक्का भी लेकर ले गया, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो याद रखना डिस्ट्रीब्यूशन P-1 में करना है। आखिरी तो फ्री है। मेरे बात तो ये बात समझ में आ गई होगी कि भाई हमारे पास में N तो असली सिक्के थे, P-1 नकली सिक्के थे। अगर कोई नकली सिक्के ले भी गया तो अभी हमारा क्या आ गया? सिक्के तो असली गिनेगा लास्ट में बैठ करके, उसे तो वो भी फेंकेगा। ठीक है, आई थिंक ये वाली बात समझ में आई। अब सोचो अगली लाइन में क्या कह रहा है कि अगर नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट N coins among P beggars if each beggar gets at least 1 coin, कम से कम एक सिक्का तो लाना ही है। आप गए, आपने भाई साहब दुकान के बाहर साइकिल लगाई है आपने कि चलो भाई बांट के आते हैं भिखारियों में सिक्के। ठीक है, अब आपने दिमाग लगाया कि भाई अपने पास में N सिक्के हैं, ठीक है, और सामने भिखारी हैं P। ठीक है, आप दौड़ के गए कि भाई अपने को तो एक एक सिक्का तो देना ही है इस बार, पिछली बार तो 2 सिक्के चिपके रह गए थे। ठीक है, तो समझदारी क्या कहती है? समझदारी ये कहती है कि आपको अगर सबको एक एक सिक्का देना ही है, क्योंकि अगली लाइन के अंदर सबको एटलीस्ट 1 कॉइन देना भाई, तो सबको एक एक सिक्का ने। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है? पहले एक बांटियो, पहले एक बांटियो। पहले से बांट दो कि रुको, पहले एक दे रहा हूं तुम्हारे को, ताकि बाद में रोना नहीं कि 2 सिक्के चिपके आ गए थे। तो आपने कितने सिक्के बांट दिए? P सिक्के। ये बात समझ में आई? पहले एक सिक्का बांट दो। ठीक है, तो आपने कितने सिक्के बांटे? P कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूटेड। ये बात समझ में आ रही है? P कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूटेड। अब आपके पास P सिक्के बट गए, तो लेफ्ट ओवर कितने रह गए? लेफ्ट कितने हुए? लेफ्ट कितने रहे? N-P। लेफ्ट कितने रहे? N-P रहे ना, रह गए, कोई बात नहीं। अब आपको पता है, अब N-P सिक्के बच गए आपके पास N-P सिक्के। आपको पता है अब मुझे वापस P लोगों में बांटना है। अब आपने N-P सिक्कों में नकली, ठीक है, P-1 सिक्के एंटर कराए। अब जैसे आपने नकली P-1 सिक्के एंटर कराए, आपके टोटल कॉइन हो गए N-P प्लस P-1, N-P प्लस P-1। उसे आपने P-1 लोगों में बांट दिया। जैसे आपने P-1 लोगों में बांटा, अगर मान लो अब चिपक भी गया, कोई 2 टोकन चिपक भी गए, ठीक है, तो उसे अब नए सिक्कों में 0 मिलेगा। लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि मेरे को एक भी सिक्का नहीं मिला, क्योंकि हम तो एक पहले बांट दिए थे। ठीक है, अब जैसे ऐसा हुआ, लोगों को स्ट्राइक करा, उत्तरी ये क्या, ये तो N-1 C P-1 है। एग्जैक्टली, तो क्या हुआ? आंसर आ गया। यही तो कमाल है। लोगों को बस प्लानिंग समझ में आ जाए कि अच्छा ये प्लान है, ऐसे खेलते हैं ये लोग। एक तो जाएगा ही सबके पास, सही कह रहा है मनराज, एक तो जाएगा ही जाएगा। गजब प्लान बता रहा हूं, गजब प्लान। क्या किया? पहले एक सिक्का बांटिए, एक सिक्का बांटते P सिक्के बढ़ गए, बचे हुए सिक्के कितने रह गए? N-P। अब आपके पास N-P सिक्के रह गए। N-P सिक्के में आपने P-1 फिर से एंटर करे, आपके टोटल सिक्के हो गए N-P प्लस P-1, माने N-1 सिक्के हो गए, उनको आपने P-1 लोगों में बांट दिया, बढ़ गया। अब किसी के मान लो 2 सिक्के चिपक भी गए और उसके 0 भी आया, तो कुछ कह नहीं सकता हमारे को। ठीक है, मेरा दादा क्या आप में से सभी लोगों को पकड़ में आ गया होगा। अब देखो, कई होगा मन पता है कहां टच, सर नकली सिक्के का क्या होगा? अरे नकली सिक्का का क्या होगा भाई? नकली सिक्का ले जा, बार बार कह चुका हूं, ले जा। नकली सिक्का क्या करेगा? टोकन में करेगा क्या? ठीक है, वो भी तो थोड़ी देर बाद फेंक देगा, रखेगा तो असली। ठीक है, और मैंने P+1 ऐड नहीं किया है, मैंने P-1 ऐड किया है। और ये इसको जानने के लिए शुरू से सुने पूरा लेक्चर, ठीक है, बीच में नहीं सुने प्लीज। ठीक है, हाँ पूरी बात सुनेगा तो मजा आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करें।
ये हुआ नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। अब हमारे पास में हमने बेसिक तो सारा सुन लिया। वो जो सबसे टफ चीज थी ना, जिसके वजह से दुनिया बहुत हैरान रहती थी कि सर इसका कैसे होगा और उसका कैसे होगा, इसके पार निकल गए। अब मान लो क्वेश्चन में आया पहला क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूट 10 आइडेंटिकल कॉइन्स। ठीक है, वाह, ये लिखने नहीं देना चाहता है, कोई बात नहीं। डिस्ट्रीब्यूट 10 आइडेंटिकल कॉइन्स among 4 boys। ठीक है, so that each have none, one or more। चलिए भाई, 10 एक जैसे सिक्कों को 4 बच्चों में बांटना है। 10 एक जैसे सिक्कों को 4 बच्चों में बांटना है। कितने नकली सिक्के लाऊं आप बताओ? 4 लोगों में बांटना है, नकली सिक्के कितने लाऊं आपको ये बताओ बस। 4 लोगों में बांटना है, आप तो दिमाग रखो कि नकली कॉइन्स कितने लाने हैं। तो आपका दिमाग कहेगा सर 3 ले आओ, 4 बच्चे हैं तो। सही है। अब टोटल कॉइन्स कितने हो गए? टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए सर 13 कॉइन्स। कौन से सर 13? अरे 10 ये और 3 नकली। बटना कितनों में? 4 में। लेकिन 4 में बटता है तो बटता है एक्चुअल में 3 में है। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन असली, ठीक है, 3 में होगा तो एक्चुअल आंसर हो जाएगा। ठीक है, टोटल कॉइन्स 13 और बांटना 3 में, तो 13C3। ठीक है, 13C3 इज द राइट आंसर। अब लेकिन आप इसे ऐसे लिखें या फिर एक फार्मूला याद रखें कि नन, वन और मोर का आंसर होता है n माइनस पी प्लस 1 CP माइनस 1। ठीक है, तो यहां पे n बराबर हो गया 10। ठीक है, और 4 में बटना है तो 10 प्लस 4 माइनस 1 C4 माइनस 1 माने 13 CP। ठीक है, 286 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आया कि इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछने वाला ऐसे पूछ रहा है, फाइंड नंबर ऑफ, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 10। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बताइए। ठीक है, ठीक है, n प्लस पी माइनस 1 है। ठीक है, हाँ भाई, अब यहां पे देखिएगा क्वेश्चन में देगा फाइंड द नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस। अब आपको लगेगा सर इसका पिछले क्वेश्चन से क्या लेना देना सर? अरे क्यों लेना देना नहीं है, इनके जितने भी आंसर्स आएंगे वो 10 देने चाहिए। इनके जितने भी आंसर्स आएंगे वो 10 देने चाहिए। ये एक तरह से 4 भिखारी हैं जिन्हें वापस 10, हम चारों भिखारियों से 10 कॉइन वापस ले रहे हैं। हमने कितने तरीके से दिया? हमने कितने तरीके से चारों को 10 कॉइन दिए? जितने तरीके से दिए उतने तरीके से वापस ले लो। तो सबका सम 10 आना चाहिए। सबका सम कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए ना भाई। क्वेश्चन में तो यही स्टोरी है ना बेसिकली। आप मेरी बात समझ गए होंगे कि हाँ सर ये 4 बेगर्स हैं और फाइनली इन सबके पास 10 कॉइन मिलने चाहिए। यही है, कितने तरीके से, जितने तरीके से आप बांटोगे उतने तरीके से x1 x2 x3 x4 के आंसर आएंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये 4 बेगर्स हैं। ठीक है, ये 4 बेगर्स हैं और ये 10 कॉइन्स हैं। और आंसर के अंदर आपको नॉन नेगेटिव का मतलब हो गया 0 भी शामिल है। ठीक है ना, 0 भी इंक्लूड है इस कहानी में। और जब 0 इंक्लूड होता है तो अपने को पता चलता है नन वाला वर्ड यूज हो जाता है।
ठीक है ना। नन मतलब किसी को हो सकता है जीरो भी मिले, तो नन वाला एक्टिव हो गया तो अपने को पता चल गया वही आंसर जो पिछले वाला था वही यहां पे भी काम चल जाएगा। 13 से 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, आई थिंक ये वाली बात समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन पे पधारो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नहीं अनुराग ऐसा नहीं है बेटा, ज्यादा नहीं खींचते बात को। क्वेश्चन में दे रखे हैं फाइंड नेचुरल नंबर सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 10। ऐसा भी तो क्वेश्चन होता था। अब सोचो जरा क्वेश्चन के अंदर इसमें और पिछले क्वेश्चन में क्या फर्क है? सर पिछले क्वेश्चन में नॉन नेगेटिव था, उसमें जीरो भी हो सकता था। भाई नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव दोनों में जीरो होता है ना। इस बार तो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मतलब ये कि एटलीस्ट वन का केस हो गया, कम से कम एक तो देना ही पड़ेगा। इसमें तो जीरो आता ही नहीं है, और एटलीस्ट वन का केस होते ही हमारे दिमाग में फार्मूला आ जाएगा कि सर उसका फार्मूला तो सबसे आसान था, n-1 CP-1। सही है, तो इस बार हमारे पास में आंसर हो जाएगा 10-1, और कितने बांटना है? 4 लोगों में ना, अपॉन में 4-1 दैट इज 9C3। वाओ, क्वेश्चन खत्म। ये बेगर्स मेथड है, जान निकल जाती थी लोगों की। अब एक बार जरा समझिए। नहीं कार्तिक मैं मान नहीं लेता। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं, बस सीधा पढ़ाई करते रहो, चिंता मत करो, 12 से पहले सब हो जाएगा ऑलमोस्ट। क्वेश्चन में देखा है फाइंड ऑल नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस, फाइंड ऑल नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 10। अब ये क्या चीज है सर? इस बार लेस देन का क्वेश्चन लिया है आप। हाँ 12 तक आते थे सब सही सेटल हो जाता है। ठीक है, सब सेट हो जाता है। ठीक है, फाइंड ऑल नेगेटिव सॉल्यूशन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, अच्छा हाँ ठीक है राज, आगे बढ़। ठीक है सर, मोशन में मैथ्स का कौन सा चैप्टर चल रहा है? आई डोंट नो, मतलब कौन सी क्लास की बात चल रही है, क्या चल रही है, कैसे पता चलेगा? ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन को सुनो आप। क्वेश्चन कहता है फाइंड ऑल नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस ऑफ दिस। अब ये क्या चीज है सर, इसको कैसे समझे हम? हाँ देखो, अब ये कह रहा है कि 3 भिखारियों में 10 या 10 से कम सिक्के बटने चाहिए। 3 बेगर्स, ठीक है, मैं 10 या कम कॉइंस बांटे। सही है, ये कह रहा है बांटो। ठीक है, 10 या कम कॉइंस बांटो। तो सर 10 तो बांट सकते हैं, लेकिन 10 से कम बांटे तो सर बहुत सारे केस होंगे सर, वो तो 9 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, हमें कैसे पता चलेगा? एग्जैक्टली अब यहां देखो आप, कितना स्कीम देखो, स्कीम देखना आपको अच्छा लगेगा कि सर गजब ही स्कीम है सर, मेरे पास एक गजब की स्कीम है, समझना मजा आ जाएगा आपको कि अरे वाह सर ये तो गजब ही स्कीम थी। ठीक है, कोई केस नहीं बनाएंगे हम, तो लूट के लाएंगे। देखो जरा, है ना, हम अब तक नकली कॉइन एंटर कराते थे, नकली बैगर की एंट्री कराते हैं। समझ रहे आप? नकली बैगर की एंट्री कराओ, अपना दोस्त को भिखारी बना के लेके जाएंगे। ठीक है, जिसका नाम होगा पी। ठीक है, पी नाम का नकली भिखारी लेके जाएंगे। ठीक है, ठीक है पहले बता देता तो क्या बदल जाता? ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी बराबर 10। ऐसा करते हैं, देखो जरा आप जरा समझदारी से देखो। मैंने एक अपना दोस्त जो है उसको कहा जा कपड़े वपड़े थोड़े भिखारी जैसे पहन क्या, ठीक है, और उसको अपने उसमें एंटर करा दिया कि जो जाकर के भिखारी के पीछे खड़ा हो जाना। ठीक है, जब मैं बांटने आऊंगा तू भी आना दौड़ करके। ठीक है, अब अगर मैंने इसे 0 सिक्का दिया, अगर मैंने अपने आदमी को 0 सिक्का दिया तो तीनों में 10 सिक्के बटेंगे। अगर इसे 1 सिक्का मिला तो तीनों में 9 बटेंगे। इससे 2 मिला, इससे अगर 2 सिक्के मिले तो तीनों में 8 बटेंगे। सारे केस एक साथ खुल गए। समझ रहे आप में से किसी ने ध्यान से देखा कि मैं क्या कह रहा हूं?
जितने सिक्के पी को मिलते जाएंगे उतने अपने आप केस अपने आप खुलते जाएंगे। अब तो 50-50 करो या नहीं करो, तुम्हारी चॉइस है, ठीक है। अब तो तुम दिमाग इस पे लगाओ कि आपको सबसे पहले ये तो पता है कि अगर मैंने नकली भिखारी अपना दोस्त बना के भेज दिया तो उसे जितने सिक्के मिलते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली, है ना, x प्लस वाई प्लस जेड के केसेस बनते जाएंगे। उसे जीरो मिला, है ना, अगर उसे जीरो मिला, अगर उसे जीरो सिक्का मिला, बेगर्स मेथड से दुनिया ऐसी भागती है ना, आपको इतना मजा आएगा। क्या गजब है स्कीम है, स्कीम है, पूरी कहानी स्कीम है। आपको लाख लोग समझ में क्या चल रहा था, चल क्या रहा था, बस कुछ हम तो बातें कर रहे थे, बातें करते करते आंसर आ रहे थे। अब आपको ये समझ में आएगा कि 4 जने हैं, उनमें 10 सिक्के बांटने, एक अपना आदमी है, पी को जितना मिलता जाएगा वो ऑटोमेटिकली केस कम करता जाएगा। और अगर देखा जाए तो पी के पास क्या क्या चॉइस, 0 सिक्का मिलना, 1 सिक्का मिलना, 2 सिक्के, 3 सिक्के, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 के 10 इसको मिल गए तो तीनों को 0 मिलेगा। मिलने दो, हमें क्या। उसने जब लेस देन इक्वल टू 10 लिखा तो लेस देन इक्वल टू 10 में तीनों को 0 भी तो एक चॉइस है, ये भी तो हो सकता है, ठीक है। तो अब यहां पे सारे केसेस ये अकेला लूट के ले गया। तो आपको इसके बाद ये समझ में आ गया तो बस आप समझ गए। आप 4 भिखारी में 10 सिक्के बांटा, जो इनके आंसर होगा वो टोटल आंसर हो जाएंगे। तो आपके पता चल गया कि अब 4 भिखारी में ना 4 बेगर्स में 10 कॉइन्स बांटने के तरीके। तो नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1, आंसर हो गया 13 सी 3, ठीक है। ऐसा, हाँ 13 सी 3, सही है ना। 13 से 3 तरीके, मैं आपको ये तो बता रहा हूं, बहुत मस्त चीज है ये। राइट, पर भाई साहब जल्दी जल्दी आ जाए हमारे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस, तो फिर मैं आपको और आगे बताऊं। देखो अदरवाइज क्या होता है ना, अदरवाइज अगर मान लो ये वाला मेथड नहीं यूज करते आप, है ना, तो आपके पास मेथड सेकंड कौन सा होता है वो बताता हूं, ठीक है। इसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड क्या होता है वो भी बता देता हूं आपको। आप एक केस लेते जब तीनों भिखारियों को 0 सिक्के बटे, दूसरा केस लेते जब तीनों भिखारियों को x प्लस वाई प्लस जेड का आंसर 1 है, अगला जब x प्लस वाई प्लस जेड का आंसर 2 है, ठीक है, अगला जब x प्लस वाई प्लस जेड का आंसर 3 है, ठीक है ना, और ऐसे बढ़ते बढ़ते x प्लस वाई प्लस जेड का आंसर 10 है। ऐसे भी तो सोच सकते थे ना भाई, ऐसा भी तो हो सकता था ना, है ना। तो आपके पास में ये केसेस हो सकते थे। देखो तो अगर बाय द वे आप इन सबके आंसर्स को सम अप करोगे तभी बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर आएगा। जरा समझने की कोशिश करना। जैसे मान लीजिए अगर ये सम 0 है तो आपके पास में आंसर होगा 0 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1, ठीक है। या क्या, या माने प्लस, है ना। यहां पे देखोगे तो 3, अब ये आपके पास में टोटल सिक्का है 1, उसको अब 3 भिखारी में बांटने के तरीके 1 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1, सही है। अच्छा यहां पे हो जाएगा 2 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1, ठीक है, या 3 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1, और ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट विल बी 10 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1। ओके, अब सबका सम कर दो, ठीक है। सबका सम करोगे तो आंसर बराबर आएगा, ठीक है। देखो आप मेरे को सही बताना ये सही लिखा है क्या। पूर्णिम ने पकड़ा, एक ही बच्चे ने पकड़ा, मैं तो इतनी देर तक लिखता गया, मैंने तो वापस यही क्वेश्चन पूछा था क्या ये सही लिखा है क्या। इसमें मैंने बहुत ही बचकानी हरकत कर दी, वो बाई चांस वो इसलिए हो गई क्योंकि पिछले वाला दिमाग में रह गया। देखो अब आप ध्यान से देखो मेरे से क्या गलती थी। 0 सिक्कों को 3 भिखारियों में बांटना है तो नंबर ऑफ वेज होंगे 0 प्लस 3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, 3 भिखारियों में बांटना है ना, भिखारी 3 है एग्जैक्टली। अब आप सही पकड़ गए। यहां पे हो जाएगा 1 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1, यहां पे हो जाएगा 2 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1, यहां पे हो जाएगा 3 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1, ठीक। और ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट वाले का हो जाएगा 10 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1, ऐसा। तो जब आप इसको देखेंगे ना तो इट इज 2c2। अगला वाला कितना हो गया, अगला वाला हो जाएगा 3c2, अगला वाला 4c2, अगला वाला 5c2, और ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट विल भी
12C2। ठीक है, ये हुआ। और आप में से किसी को अगर एक चीज और याद आ जाए तो मैंने ऐसे में क्या सिखाया था कि जो 2C2 है ना, जो इसका फेस है, इसे 3C3 बोल दो, बाकी को कॉपी कर लो, बाकी को मत छेड़ो। 5C2 से लेकर के 12C2 ये कर लो, बस इसको इसमें बदल लो। ये स्टेप याद आ गया तो बन जाएगा। अब देखो ऊपर वाला सेम, नीचे वाले में एक का अंतर। ठीक है, तो इसकी जगह पे ऊपर वाला सेम, नीचे वाले में एक का अंतर, तो इसकी जगह ऊपर वाले में एक बढ़ा दो, नीचे वाले में जो बड़ा है उसे पकड़ लो। फिर आप जब दिन इसे जोड़ोगे तो आपको पता चलेगा इन दोनों से क्या निकलेगा, ऊपर वाला सेम है, नीचे वाले में एक का अंतर है, तो एक बढ़ा दो, नीचे में बड़े को पकड़ लो। फिर से वापस ऐसा इधर भी होगा। ठीक है, फिर से वापस देखोगे तो आपको पता चलेगा ऊपर वाले में एक बढ़ा दो, नीचे वाले में जो 2 और 3 में बड़ा है उसे पकड़ लो। ऐसे बढ़ते बढ़ते जिस दिन यहां पहुंचोगे आंसर विल बी 13C3। हाँ, ये बीटी का खेल चालू हो गया। अब आपकी चॉइस है, मैं कह रहा हूं ना, ये आपकी चॉइस है, आप कैसे देखते हो इस गेम को। आपको जो रास्ता अच्छा लगता है मेथड 1 मेथड 2 में से, ठीक है, या तो स्कीम से खेल जाओ। हाँ, अब देखो यहां तो पकड़ में आ गया ना आपको। आई थिंक यहां तक की बात तो पकड़ में आ ही जाएगी। ठीक है, अब ये इसका सबसे ज्यादा जरूरी क्वेश्चन था। एक काम खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है a shelf contain, ठीक है, 6 separate compartments। ठीक है, 6 separate compartments। number of ways in which 12 indistinguishable balls, ठीक है, बॉल्स नहीं है, मार्बल्स है। ठीक है, मार्बल्स कैन बी प्लेस्ड, ठीक है, इफ नो कंपार्टमेंट रिमेन्स एम्प्टी। भाई सबके पास कुछ ना कुछ जाना चाहिए, कोई भी कंपार्टमेंट खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी कंपार्टमेंट आपका खाली नहीं रहना चाहिए। 6 अलग अलग कंपार्टमेंट है, 12 अभिन्न, ठीक है, कांच की गोलियों को आपको उनमें रखना है और कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब सब में एटलीस्ट 1 तो आना ही चाहिए। और अगर आपको यह समझ में आ गया कि सब में कम से कम 1 को तो डालना ही है, 6 अलग अलग भिखारी हैं, समझ जाओ, उनमें 12 बॉल्स रखनी है, तो आपको याद है ना, या तो आप ऐसा समझ जाओ कि पहले एक एक रखे आते हैं, फिर नकली एंटर कराते हैं, या फिर क्या करें, सीधा n-1 लगा दो। ठीक है, तो आपको पता है 12 - 1 C, 6 - 1, मतलब आपका आंसर इज 11C5। क्वेश्चन फिनिश। ठीक है, ओके, ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, x + y + z = 0 इफ x is greater than equal to -5, y is greater than equal to -6 and z is greater than equal to -2। अब थोड़ा हम डराने वाले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ, थोड़ा डराने वाले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं, जरा ध्यान से समझना इस चीज को। अगर इसे समझ गए तो हो गया गेम। ठीक है, अब कैसे, इसमें कॉइंस, पिछले वाले के अंदर कॉइंस उसकी मार्बल्स थी, ठीक है, और 6 कंपार्टमेंट भिखारी थे। अब जरा इसकी बात करते हैं। ये ऐसा डराता है, लेकिन अगर आप ध्यान से एक बार सीख गए तो सीख जाओगे। देखो जरा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, y + 6 is greater than equal to 0। इससे लिख सकते हैं z + 2 is greater than equal to 0। अगर आप ऐसा लिख सकते हैं तो इसको समझो आप। इसे लिख सकते हैं x + 5, ठीक है, y + 6, z + 2
इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, इज इक्वल टू 13, ये लिखो या ये लिखो, एक ही तो बात है, ध्यान से देखो एक ही बात है। अब अगर मैं इसको एक भिखारी मानता हूं, अगर मैं इसको एक भिखारी मानता हूं और उसका नाम रखता हूं T1, इसे दूसरा भिखारी मानता हूं, इसका नाम रखता हूं T2, इसे तीसरा भिखारी मानता हूं, इसका नाम रखता हूं T3, और सबको मिला के मैं 13 कॉइन दे रहा हूं और मैं आंसर आपको दे रहा हूं नन, वन और मोर का। ठीक है, या यूं समझिए मैं सबके नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन दे रहा हूं। नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन माने जीरो या जीरो से ज्यादा सॉल्यूशन, माने नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन का मतलब होता है कि T1 का जो भी आंसर आएगा वो जीरो या जीरो से बड़ा होगा, T2 का जो भी आंसर आएगा वो जीरो या जीरो से बड़ा होगा, T3 का जो भी आंसर आएगा वो जीरो या जीरो से बड़ा होगा। नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन दे रहा हूं मैं आपको, जिसे आप नन, वन या मोर भी कह सकते हो। तो अगर मैं ऐसा कर रहा हूं कि T1, तो ध्यान से देखो T1 जिस दिन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तो T1 किसको माना था मैंने, x+5 को ना। तो आप ये तो कहोगे कि x+5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, माने x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5। मैं प्रूव तो कर, वही तो निकाल रहा हूं आपके लिए गाड़ी। तो जहां जो आपकी डिमांड है वो मैंने पूरी तो कर रहा हूं, और क्या चाहिए आपको। और अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो एक तरह से आप बस इसके नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन के लिए सोचना चालू करो कि सर को 3 भिखारियों में 13 सिक्के बांटने हैं, तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 13 + 3 - 1, सी कितना सोचो, 3 - 1, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 15C2, करेक्ट। तो आंसर विल बी 15C2। 15C2 तरीके से इसका आंसर आएगा। इस तरह से जब भी क्वेश्चन आते हैं ना पेपर में, तुरंत बच्चा त्याग देता है, क्योंकि उसने देखा ही नहीं कभी। और अगर आपने देख रखा है तो बस आप समझ जाओ, ये जितना भी हम लोग पढ़ा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस, लगभग सारे क्वेश्चंस इससे कम ही कराए जाते हैं, ज्यादा नहीं कराए जाते कोटा में। मतलब आप सोचो, हम लोग कल बैठे हुए बातें कर रहे थे कि 3,000 रुपए या 4,000 या 5,000 रुपए में वो चीज जो 1.5 लाख में आती थी, आप में से जो भी थोड़ा भी सिंसियरली पूरे साल पढ़ रहा है, बिना कंफ्यूज होते हुए लगातार पढ़े जा रहा है, उसने वो सारी चीजें यूज करी है। ये सारी खेल का मजा है, ठीक है, ऑनलाइन के ये आनंद है साहब। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ x + y + z + t = 29, और यहां दे रखा है अगर x 1 से बड़ा हो, y 2 से बड़ा हो और z 3 से बड़ा हो और t 0 से बड़ा हो। ठीक है, तो आप कैसे शुरू करेंगे, यही तो कमाल है। नहीं, 12th में फीस तो बढ़ानी पड़ेगी भाई हमारे को। खैर अभी इस पे ज्यादा नहीं। गुड कार्तिक। तनेश गजब, गुड वन। हाँ मैं समझ गया। हाँ भाई आंसर आया 32C28। इस बार वाला 12th इंक्लूड है, अगले साल का 12th थोड़ी ना है वो। पूर्णिम कह रहे हैं 19C2, क्रिश कह रहा है 26C3। ये क्या हो गया है आपको, आई एक्सपेक्ट कि इतना तो सभी लोग समझ गए होंगे। इसके बाद में सर अगली लाइन में x - 1 को ग्रेटर देन 0, y - 2 को ग्रेटर देन 0, z - 3 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इस t के लिए तो t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखेंगे, और फिर x की जगह जानबूझ के x - 1 एंटर होगा, y की जगह y - 2 एंटर होगा, z की जगह z - 3 एंटर होगा, t t ही रहेगा। ठीक है, और यहां पर भी 29, ठीक है ना। अब 29 में से, क्योंकि हमने इसमें से -1 किया था, 29 में से भी -1 हुआ, -2 हुआ, -3 होगा। तो फिलहाल मुझे समझ में आ रहा है कि ये लिखा हुआ है T1, ये लिखा है T2, पास वाला T3, पास वाला T4,
और इन सबके अंदर से हम लोग कम कर रहे हैं कितने, 6 लोगों को, माने 23 को, राइट है। तो अगर बाय द वे मुझे सभी को 0 या 0 से ज्यादा सिक्के देने हैं तो मेरा आंसर होगा, माने नंबर ऑफ वेज होंगे 23 प्लस 4 - 1 C4 - 1, भावार्थ 26C3, सही है। तो आंसर विल बी 26C3। इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चंस में मात मत खाओ, ठीक है। क्योंकि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज 30 मार्क्स, ठीक है, टू बी अलॉटेड, ठीक है, टू 8 गेस्ट, 8 क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चंस लिखा है, एट क्वेश्चंस, इफ एटलीस्ट 2 marks, if at least 2 marks are to be given to each question, are to be given each questions, ठीक है। assuming the marks are to be allotted in a non-negative इंटीग्रल वैल्यूज, है ना, मैंने ये मतलब लिखवाया नहीं लेकिन नॉन नेगेटिव इंटीग्रल, हाँ बिल्कुल सही बात, अब बिल्कुल सही बात बोले, ठीक है। नहीं समझे ना, अब उल्टा आपको अभी क्या पता, आप बिल्कुल बच्चों वाली बातें कर रहे हैं अभी, बाद में समझ में आएगा, आपको अच्छा लगेगा जब मैं अपनी बातें रखूंगा आपके सामने। एग्जैक्टली पहले हम जाके 2-2 सिक्के बांट आएंगे, पहले हम जाकर के 2-2 सिक्के बांटेंगे। इस बार हमारे पास फार्मूला नहीं है, अब की बार हम क्या करेंगे ना, 2-2 सिक्के पहले से बांट देंगे, ठीक है। तो 2-2 मार्क्स पहले से बांट दो, 2-2 मार्क्स, 2-2 मार्क्स, ठीक है, पहले से ही डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। अब कैसे करेंगे, 2-2 मार्क्स पहले से डिस्ट्रीब्यूट, आपके पास 30 मार्क्स है, 30 नंबर है ना, तो 2-2 पहले से दे देंगे, तो 30 - 8 मल्टीप्लाइड बाई 2, माने आपके पास में 14 मार्क्स रह गए, 14 मार्क्स रिमेनिंग रह गए, माने अब आपके पास में 14 सिक्के रह गए, और 14 सिक्कों को आपको 8 लोगों में बांटना है। तो नंबर ऑफ वेज क्या हो गया, नंबर ऑफ वेज हो गया 14 सिक्कों को 8 में बांटना है, तो 8 - 1 नकली सिक्के एंटर कराए, और डिस्ट्रीब्यूशन भी 8 - 1 में हो गया, तो 14 और 8 22 में से गया 21C7 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन फिनिश। सही है, डन डना डन। अब मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें तो कोई डिगाएगा, ठीक है, मतलब आप दबा करके क्वेश्चन कर गए, ठीक है। ग्रिड प्रॉब्लम, ठीक है, जैसे सपोज करिए ग्रिड ये है, दिस इज ग्रिड, ठीक है, दिस इज ग्रिड, ठीक है, दिस इज ओरिजिन 0 0, दिस इज 1, 1, ठीक है, और आपके अंकल का घर यहां है, दिस इज यू, दिस इज योर अंकल्स होम, ठीक है। नंबर ऑफ वेज टू रीच टू देम, कितने तरीकों से आप उन तक पहुंच सकते हैं, नंबर ऑफ वेज टू रीच टू देम, अंकल के घर तक आप कितने तरीकों से जा सकते हैं, राइट है। अब सोचना है,
रेडी? मजा आएगा इस क्वेश्चन को सोचने में। अब देखिए मैं कितने तरीके से जा सकता हूं। एक तो ये कि पहली बात तो जो भी रास्ता हम चुनेंगे वो शॉर्टेस्ट चुनने की कोशिश करते हैं, लंबे रास्ते से तो कौन मुरक जाएगा। तो एक रास्ता तो सर यहां से यूं चले जाएंगे सर अपन, और एक बच्चे के दिमाग में सर अपन यूं जा सकते हैं। एक बच्चे के दिमाग में आएगा सर यूं जा सकते हैं क्या? सर देखो आप ये यूं भी तो जा सकते हैं, हाँ या ना? अब एक बच्चे के दिमाग में आएगा नहीं सर ऐसे जाएंगे फिर यूं और फिर यूं जाएंगे, तो बहुत सारे रास्ते। कितने रास्ते से जाओगे सर? कितना रास्ता? बहुत है। अब देखो साहब इनके अंदर आप किसी भी रास्ते को पकड़ो, आप किसी भी रास्ते को पकड़ो। मान लेते हैं हम सबसे पहले रास्ते पे चलते हैं, फर्स्ट रास्ते पे। ये फर्स्ट रास्ता था हमारा, है ना? जब भी हम एक खांचा चलेंगे ना, एक खांचा, तो उसे हॉरिजॉन्टल गिनेंगे, फिर एक और चला, फिर एक और एच गिनेंगे, फिर एक और चला एच गिनेंगे, फिर एक और एच चलेंगे, फिर वर्टिकल चले वर्टिकल वी वी वी। तो हम यहां तक कैसे पहुंचे? हमारे को 4 एच और 3 वी चलने पड़े। अगर मैं इस रास्ते से जाता, ठीक है, तो 3 वी फिर 4 एच चलना पड़ता, राइट है? अगर मैं पाथ 1 की जगह पाथ 2 से जाता तो 3 वी और 4 एच चलना पड़ता। अब इसकी जगह पर मान लीजिए मैं इस रास्ते से जाता, जिगजैग वाले रास्ते से, तो क्या होता जब मैं पहले चलता एच, पाथ 3 पे दिखा रहा हूं, पहले एच चलता फिर वी चलता, ठीक है, फिर एच चलता फिर से वी चलता। देखो एच फिर वी फिर एच फिर वी फिर एच फिर वी, ठीक है। तो कितने एच हो गए? 1 2 3 4 4। कितने एच हुए भाई? 1 2 3, ठीक है, हाँ ठीक है, 4 एच। तो ध्यान से देखोगे एच वी एच वी एच वी और फिर से एच, यही तो हुआ रास्ता। इस तरह से आप किसी भी रास्ते से जाओ, आपके ध्यान में पड़ेगा कि सर फाइनली अपन घूम फिर के 4 एच और 4 वी का ही कॉम्बिनेशन ला रहे हैं, अगर हम शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढ रहे हैं तो सर। अब आप मान लो निकल ही लिए लंबे तो बात और है, ठीक है, वरना आप हर बार 4 एच और 3 वी के साथ खेल रहे हो, और इन्हें कितने भी तरीके से अरेंज कर दो, जितने तरीके से आप इन्हें अरेंज करेंगे, ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग दैम बस इज इक्वल टू योर आंसर। अब इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? टोटल 7 लोग हैं तो 7 फैक्टोरियल, एच 4 बार रिपीट हो रहा है तो 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये मेरा आंसर होगा। तो हिसाब से बचेगा कौन? 7 6 5 और बट्टे में नीचे कितना? 6, कटा आंसर इज 35। आई थिंक कोई भी समझ सकता है, सबसे आसान क्वेश्चन इसी का होता है और किसी तरीके से इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिल सकता। कितना आसान है, सोचा आप किसी रास्ते से जाओ, सबका सेम है, तो पहला ही रास्ता पकड़ लो, उसको ही गिन दो बस। अरे ओके, लव यू सर फ्रॉम त्रिपुरा, 12th का बच्चा। चलो जो भी है ना। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारे पास हुआ ग्रिड प्रॉब्लम, है ना। ग्रिड प्रॉब्लम के बाद, ठीक है, लास्ट टाइटल डी अरेंजमेंट्स। ठीक है, डी अरेंजमेंट्स। डी अरेंजमेंट्स का मतलब टोटल गड़बड़, सब गड़बड़, ठीक है। हाँ हमेशा शॉर्टेस्ट लेंगे ना, सब घोटाला। तो डी अरेंजमेंट का मतलब होता है संपूर्ण गड़बड़, भाई ने एक काम सही नहीं किया। अब ये कैसे हो सकता है? देखो जरा, ये एक लेटर है, ठीक है, ये उसका एनवलप है, आपको लेटर को एनवलप में डालना है, लेटर को एनवलप में डालना है। कितने तरीके से आप इसे गलत डाल सकते हैं? एक लेटर एक एनवलप है, कितने तरीके से आप इस लेटर को गलत डाल सकते हैं? तो आपका जवाब होगा सर एक लेटर को गलत रखने के तरीके 0, रख ही नहीं सकते। जब इसमें जाएगा तो ये इसी का एनवलप है, गलत जा ही नहीं सकता। अच्छा, दूसरे लोगों ने कहा कैसे कैसे? उसने कहा रुको बताता हूं। अब 2 लेटर है, 2 एनवलप लेते हैं, ठीक है। L1 का एनवलप E1 है, L2 का एनवलप E2 है। अगर मुझे इसे गलत रखना है तो गलत रखने को कहेंगे D2, 2 को गड़बड़ करना। कैसे गलत करा जाता है? इसे उठा के इसमें रख दो बस, इसे उठा करके इसमें रख दो बस, होगी गड़बड़। अब ये इसमें जाके ही रहेगा, उसका चॉइस नहीं है। तो इसको गलत करने का तरीका एक, अगर आपने इसमें रख दिया, अगर आपने इसको इसमें रख दिया
तो वो ऑटोमेटिकली सही जाएगा, फिर दूसरे वाले के बाद चॉइस ही नहीं रहेगी, वो सही उसमें जाएगा। गलत करने का एक ही तरीका है, L1 को E2 में डाल दो तो नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 1, तो डी अरेंजमेंट ऑफ 2 इज इक्वल टू 1। अब 3 के बारे में बात करते हैं, L1 L2 L3, ठीक है, E1 E2 E3। गलत कैसे रख सकते हैं सर बताइए? सर इसको इसमें डाल देते हैं, हाँ इसको इसमें डाल देते हैं। अगर ये इसमें चला गया तो फिर डी अरेंजमेंट टूट जाएगा, इसको हाथों हाथ ऊपर भेजो, सही है। अब इसके पास चॉइस नहीं है, गड़बड़ हो चुकी है, एक गलत तरीका, एक गलत तरीका। अब दूसरे पे जाता हूं, L1 L2 L3 E1 E2 E3। एक और सोचता हूं कैसे और गलत कर सकते थे। पिछली बार अपन ने L1 को E2 में भेजा था ना, इस बार E3 में भेजते हैं, सही है। L2 को पहले उधर भेज देते हैं तो ये झक मार के उधर जाएगा, दूसरा रास्ता, ठीक है। और सोचते हैं L1 L2 L3 E1 E2 E3, सही है। मैं आपको फिर बताता हूं, मैं हमेशा शुरुआत में ही देख रहा हूं L1 कहां जा रहा है। L1 अभी E2 के पास जा चुका है, एक केस दिखा दिया। L1 इसमें E3 के पास जा रहा है, एक केस दिखा दिया। अब किस तरफ जाता है L1? L1 अगर E1 में चला गया तो डी अरेंजमेंट टूट गया, डी अरेंजमेंट टूट गया, ठीक है ना। अब आपके पास क्या चॉइस है? अगर बाय द वे आपने E2 को दे दिया, L1 ने E2 को दे दिया, ठीक है, अब L3 के पास चॉइस ही नहीं है कि वो E1 के सिवा कहीं भी झांक सकता हो, तो ये तो पिछला ही केस हो जाएगा सर। एग्जैक्टली, तो ये पिछला केस हो गया। अगर आपने इसको इधर भेज दिया, ठीक है, तो अब L3 के पास दो चॉइस हैं, या तो वो E2 में जाए या E1 में जाए। अगर वो E2 में चला, अगर वो E1 में चला गया तो L1 L2 E2 में चला जाएगा, जो कि सही हो गया, तो डी अरेंजमेंट टूट जाएगा। और अगर आपने इसे यहां भेज दिया, ठीक है ना, तो ये पिछला केस हो गया। इसका मतलब हमारे पास में और कोई केस हुआ ही नहीं, तो हमारे पास टोटल केस कितने बने? डी अरेंजमेंट ऑफ 3 इज इक्वल टू 2, सही है। तो इसका मतलब ये कि 2 को गलत करने का तरीका, मतलब 3 को गलत करने का तरीका 2 है। इसके आगे जितने भी n के बड़े नंबर हैं, जितने भी बड़े नंबर हैं, उनके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, सुंदर सा फार्मूला, याद रखना। इसके बाद के जितने भी है ना, उन सब के लिए हमारे पास एक बड़ा सुंदर सा फार्मूला है डी अरेंजमेंट ऑफ n को लेकर के। तो याद रखना वो फार्मूला क्या कहते हैं? डी अरेंजमेंट ऑफ n इज इक्वल टू फैक्टोरियल n माइनस फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस में फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस में फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड डैश। दिस इज डी अरेंजमेंट ऑफ n, रिमेंबर इट। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है एज इफ, है ना, दिमाग में ऐसा आता है कि सर 1 का 0 था, 2 का 1 है, 3 का 2 है, तो सर 4 का 3 होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस फार्मूले को याद रखना, ये फार्मूला काम आएगा, ठीक है। अब फाइंड नंबर ऑफ वेज टू, ठीक है, इसका क्वेश्चन ही बनाते ना अपन, है क्या कोई क्वेश्चन? सीधा सीधा सही कोई क्वेश्चन हो? हाँ, ये रहा। फाइंड नंबर ऑफ वेज to put 4 different color balls, different colors ball in their own colored boxes, ठीक है, to put in their own colored boxes when no ball is going in right box। 4 गेंदों को उन्हीं के समरूप रंगों वाले डब्बों में रखना है और इस तरह से रखना है कि एक भी सही बॉल्स नहीं जा पाए। 4 गेंदों को 4 डब्बों में रखना है, ठीक है, और एक भी गेंद सही नहीं जानी चाहिए। माने आपको डी अरेंजमेंट ऑफ 4 चाहिए, और डी अरेंजमेंट ऑफ 4 चाहिए तो फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 3। सही है। आई एक्सपेक्ट कि आप में से सभी लोगों ने यहां तक तो सोच ही लिया होगा। और लास्ट में, ठीक है ना, लास्ट वाला प्लस के अंदर, अरे क्या आ रहा है?
फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 4। ठीक है, अब इसके आगे जाना नहीं है, बस यहीं तक याद रखना, हमेशा जहां तक है वहीं तक समेट देना। अच्छा, आपको बाई चांस नहीं पता, लेकिन ये दोनों कट जाएंगे, इन दोनों में से, इन सब में से फैक्टोरियल 4 कॉमन आ जाएगा। अब जरा यहां से देखिएगा, यहां से बचेगा 1/2, यहां से बचेगा 1/6 और यहां से बचेगा 1/24। ठीक है, आपको ये भी जान के अच्छा लगेगा, बाहर भी 24 है, एलसीएम सुंदर सा 24 है। यहां पे 12, यहां पर 4, यहां पे 1 आ रहा है, 24 से 24 कट रहा है, फाइनली हमारा आंसर 13 में से 4 गया 9। तो डी अरेंजमेंट ऑफ 4 इज 9। ये बात, डी अरेंजमेंट ऑफ 4 इज 9। पूछिए, कोई डाउट है तो फटाफट से पूछ लेना सीधा। ठीक है, अच्छा, हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है, इन द लास्ट क्वेश्चन है गिवन 5 letters and 5 envelope, 5 respective envelopes। ठीक है, 5 respective envelopes, in how many ways letters can be arranged in envelope if, first point, ठीक है, none goes in right envelope। ठीक है, if none goes in right envelope, पहला क्वेश्चन आपका। ठीक है, आप चलो 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 फटाफट से बताओ, none goes in right envelope। हाँ भाई, none goes in right envelope, आंसर बताइए फटाफट से। none goes in right envelope 86। क्या, फटाफट से कैलकुलेशन करिए। फैक्टोरियल 5 माइनस फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस के अंदर फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस में फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 5। गुड, अगर ऐसा है तो ये दिस इज नोन एज डी अरेंजमेंट ऑफ 5। आपको पता होगा ये दोनों तो कट जाते हैं, बाहर फैक्टोरियल 5 बाहर आ जाएगा, 1/2 माइनस 1/6 प्लस में 1/24 माइनस 1/120। ठीक है, बाहर की तरफ 120 हो ही गया है, नीचे से एलसीएम भी 120 ही आना है, और यहां 60 हो जाएगा, यहां पे 6 का हिसाब से 12 लगेगा, 20 हो जाएगा, और 24 से 5 आ जाएगा, इससे 1 आ जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। 60 में से 20 गया 40, 40 और 5 45 में से 1 गया 44। सही है, मैं कुछ तेज तो नहीं खा दिया? नहीं है, बराबर है ना? ठीक है, ओके। अच्छा, अब एक्चुअल क्वेश्चन आपसे वो ये पूछेगा, एग्जैक्टली 1 लेटर गोज इन राइट एनवलप। एक लेटर तो जाए, कोई एक लेटर, हाँ भाई, कोई एक लेटर सही उसमें जाना चाहिए। इसका मतलब समझे आप? ठीक है, एक लेटर तो करेक्ट एनवलप में जाए। ठीक है, 4 लेटर्स टोटल
डीअरेंज हो। समझ रहे आप? एक लेटर सही जाना चाहिए, 4 का खराबी होना है। ठीक है, हाँ एक लेटर सही जा, सर कैसे पता करेंगे कौन सा लेटर सही जा रहा है? हाँ तो हम क्या कहते हैं, हम कहेंगे हम 5 में से एक चुनेंगे, 5 में से एक लेटर चुनोगे, चलो सर चुन लिया, उसे सही रखने का तरीका एक ही है, सही एनवलप में डाल दे। और रह गई बच्ची बात 4 की, वो गलत होना चाहिए, उसका तरीका होगा फैक्टोरियल 4। और फैक्टोरियल 4 में हम लोगों ने देखा है 1/2 माइनस 1/3 प्लस में 1/4। ये ऐसा ये कर लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, सही है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा सी, एग्जैक्टली 2 letters goes in right envelope। जल्दी सोच के जवाब देना, ठीक है। एग्जैक्टली 2 letters goes in right envelope। बताओ अब की बार क्या आंसर लाओगे, अब की बार क्या आंसर लाते हो? देखें 2 लेटर जो हैं वो तो सही एनवलप में जाएंगे, 2 लेटर सही उसमें जाएंगे। हाँ 5 में से 2 सिलेक्ट, सही। आगे तो बोल, यहां तक सही बोला कृष। पहले 5 में से कोई 2 लेटर सही चुनो, 5 में से कोई 2 लेटर सही चुन के उन्हें सही रखने का तरीका एक, अपने अपने एनवलप में डालने के लिए कौन सा दिमाग लगाना है। और बचे हुए 3 का कबाड़ा हो गया, एंड डीअरेंजमेंट ऑफ 3, तो ये तो 5 से 2 का मतलब 10 हो गया, और डीअरेंजमेंट ऑफ 3 हमारा 2 था, तो आंसर 20 हो गया। आई थिंक आपका दिमाग खुला कि अच्छा हाँ 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 हाँ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पूछता हूं, ऑल लेटर्स इन राइट एनवलप, इसके कितने वेज होंगे? चलो बताओ, ऑल लेटर्स इन राइट एनवलप, उसके कितने वेज होंगे? देखें आप में से कितने लोग जवाब देते हैं। वो तो मैंने देख लिया था, ओमी, हर्ष, ठीक है, भावेश, प्रियांशु, दुर्गेश, अदिति, विनायक, शुभ, ठीक है, विपुल, द्रव्य, जिल, रमन, स्नेहा, तनिष्क, प्रियांशु, अयान, ठीक है, फिर से कैपिटल वाला रजत, निहाल, सभी का आंसर 1 आया है। सही है, सभी का आंसर क्या है? 1 आया है। रुद्र का 1, तनिष्क, मलय, अनिष्का, अंशिका, प्रांजल, ठीक है, यमन, ठीक है, कार्तिक, श्रद्धा, सभी का आंसर 1 है। देखिए साहब इतने लोग भरा